नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV क्या फिर से दुनिया को मास्क के पीछे ले जाएगा और 2 गज की दूरी को अनिवार्य कर देगा? क्या फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं? क्या फिर से महामारी फैलने वाली है? क्या फिर से चीन ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है? क्या फिर से दुनिया में चीन ने अपना बायो वेपन इस्तेमाल कर दिया है? क्या कोरोना के बाद HMP वायरस इंसानियत के लिए खतरा है? क्योंकि कोरोना ने अकेले भारत में 45 लाख से ज्यादा जानें ली थी और दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोगों की जान गई और ये WHO का आंकड़ा है। आज सवाल यह है कि इससे डरना है, घबराना है या फिर सतर्क रहते हुए इससे बचना है? और क्या यह भी कोरोना के जैसे ही फैल सकता है, जिसकी जद में कौन कौन होगा और जो इसके शिकार होंगे उनको कितना खतरा होगा? आज बात इसी मुद्दे पर कि HMP वायरस का खतरा कितना बड़ा, क्योंकि ये देखते ही देखते 5 देशों में फैल चुका है। There's no fatalities in this, and people get it, and they are affected for a few days, and it passes on. तो शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 से 5 दिन के अंदर जो भी बीमार होगा वो सही हो जाएगा। बस निर्भर इस पर करता है कि उसकी इम्यूनिटी पावर कितनी मजबूत है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत है। हालांकि ऐसा ही कोरोना के वक्त भी कहा जा रहा है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वही सर्दी, खांसी, जुकाम होगा, सांस लेने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, बुजुर्ग, बच्चे और जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है वो इससे इफेक्ट होंगे। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोरोना के वक्त में भी ऐसा ही कहा जा रहा है। क्या वाकई में ये वायरस जो RNA बेस्ड है, क्या ये अपने बेस को चेंज कर सकता है? क्या ये कोरोना की तरह अपने स्वरूप को बदल सकता है? हालांकि हर वायरस का एक स्वरूप होता है और उस स्वरूप के अंदर बदलाव होते रहते हैं। क्या वाकई में दोनों अलग अलग वायरस और इनके ऊपर क्या एक ही वैक्सीन काम कर जाएगी? जिनको कोविड लगी है, कोविड वैक्सीन लगी है, क्या वो इससे बचाएंगे? ये तमाम वो सवाल है जो आपके जहन में होंगे और उन सवालों के जवाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट देंगे। तो गौर से सुनिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BS जोधा जो कि प्रिंसिपल है SN मेडिकल कॉलेज से, हमारे साथ डॉक्टर अजीत सिंह जी हैं जो कि जनरल फिजिशियन है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर SD शर्मा है, चाइल्ड एक्सपर्ट हैं। SD शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ ही सर, क्योंकि अभी तक जिनमें डिटेक्ट हुआ वो सब बच्चे हैं, तो बच्चों पर ही इसका असर क्यों? ऐसा क्या है बच्चों के अंदर, या उनकी इम्यूनिटी पावर क्या वाकई में इतनी कमजोर है कि वायरस उनको अपनी जद में ले रहा है? कोई भी बीमारी होती है, खासतौर से वायरल बीमारियां छोटे बच्चों में ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, वो एक्सपोजर उनका बहुत जल्दी होता है, इम्यूनिटी उनकी कम होती है। और जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है उसमें देखा गया कि ये छोटे बच्चों में 6 महीने से 12 महीने के बीच के बच्चों में ज़्यादा होता है। और पहले जो देखा कि सबसे पहले 2001 में जब ये नीदरलैंड में पहली बार डिटेक्ट हुआ था, तब से लेके अब तक इस पर निगाहें हैं साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की। और अभी जो रिसेंट आउटब्रेक हुआ चाइना में लास्ट हाफ ऑफ द दिसंबर ऑफ 24 में, तो ये देखा गया कि इनमें वही लक्षण पाए जाते हैं जो रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस के हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में जो प्रीमेच्योर होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनो सप्रेशन पे हैं, कोई स्टेरॉइड्स पे हैं, या ओल्ड एज में जो जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है 55 साल के बाद, 50-60 के बाद, या जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं, कैंसर की दवाइयों पे हैं, स्टेरॉइड्स पे हैं, या एस्थमेटिक बच्चे हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि उनमें ये ज़्यादा पाया गया है। अमेरिका में ये आंकलन किया गया है वहाँ के डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट के द्वारा कि रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस जो कि छोटे बच्चों में 6 महीने से छोटे 2 से 6 महीने के बच्चों में ज़्यादा होता है, उसके बाद अगर कोई एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो कारण है तो वो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ही पाया गया है, माना जाता है। करीबन इंडिया में अगर हम लें तो जनरली 12% जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वो इस वायरस से हो सकते हैं। तो
ये क्यों छोटे बच्चों में होता है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, इसका कोई पहले से वैक्सीन नहीं है अभी तक, और वो एक्सपोजर उनका जल्दी होता है, तो वो उनमें ये प्रीमेच्योर बच्चों में बहुत जल्दी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर अजीत सिंह जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करेगा, लंग्स को इफेक्ट करेगा, कितना असर इसका हो सकता है? और क्या जो हमने खतरनाक स्थिति कोरोना के दौर में देखी कि ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरा, क्या इसके साथ ये स्थिति बन सकती है? जैसा कि डॉक्टर एस.डी. शर्मा साहब ने एंडोर्स किया कि ये पर्टिकुलरली अभी जो 2 एज ग्रुप हमें देखने को मिल रहे हैं, एक तो जो एज 5 साल से कम या छोटे बच्चे हैं उनके अंदर अधिकतर ये केसेस देखने को मिले। साथ ही एक एज ग्रुप ऐसा भी है जो अबाउट 60 जिनके अंदर की, जिनको हम एल्डरली पीपल भी कहते हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एलिमेंट को मॉर्बिड कंडीशंस का भी देखने को मिलता है। ये 2 पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो ज़्यादातर अफेक्ट होने की संभावना रहती है। जहाँ तक कोविड के कंपैरिजन में इस वायरस को अगर सीवियरिटी वाइज अगर हम कंपेयर करें तो सीवियरिटी के लिए ये वायरस 2001 से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये एक कॉमन फ्लू वायरस के रूप में यहाँ पर एग्जिस्ट है। यहाँ पर कोविड की तरह, क्योंकि ये एक आरएनए वायरस कैटेगरी का है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसकी एक नेचर है म्यूटेशन की, वो जरूर रहेगी। इसको म्यूटेट होने की पूरी एक पॉसिबिलिटी रहती है आरएनए वायरस की, वो संभावना यहाँ पर भी है। और लेकिन क्या पता चीन ने म्यूटेट करके ही भेजा हो? अब तक जो इसकी क्लिनिकल सिनेरियो रहा है उसके अंदर ये हमेशा से माइल्ड सीवियरिटी के साथ ये प्रेसिपिटेट हुआ है। जहां आप देखेंगे कि इंडिया के, अगर मैं इन 3 केसेस की बात करूं, अजीत सर मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि इस वायरस से पहले भी इफेक्ट हो चुके हैं? ये वायरस माइल्ड सीवियरिटी के साथ आ रहा है, जिसके अंदर माइल्ड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिसमें फीवर है, सोर थ्रोट है, खांसी है, सांस में लेने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही जहां पर जो एज ग्रुप इम्यूनो कम्प्रोमाइज है या छोटे बच्चे जहां इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई है, ये 2 एज ग्रुप डेफिनेटली अफेक्ट होने की पूरी संभावना देखी गई। नहीं, 2001 में डिटेक्ट किया गया, 2025 में इफेक्ट कर रहा है। इस पूरे बीच के जो 24 साल हैं, क्या उसमें इस वायरस के केसेस आए? इस वायरस का जो ट्रेंड एपिडेमियोलॉजिकली अगर जो देखा या जो स्टडी हुआ है उसके अंदर आप देखेंगे कि 100 केसेस अगर मान लो HMPV वायरस के हैं तो उसमें 10 केसेस की सीवियरिटी देखी गई। सिमिलरली अगर 100 बच्चे कहीं इफेक्ट होकर आ रहे हैं तो उसमें 4 से 6% बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन या ICU की रिक्वायरमेंट आई है। मोर्टेलिटी का रेशियो नहीं के बराबर है। फिर भी चूंकि हम एक बहुत बड़ी पैंडेमिक से निकल के आए हैं, जिस पैंडेमिक का एक बहुत बड़ा पैनिक स्ट्रेस पूरे वर्ल्ड वाइड रहा है, इसको देखते हुए चाहे वो वायरस माइल्ड ही क्यों ना हो, एहतियातन हमें हर स्तर पर दोनों एज ग्रुप को प्लस हमारी एडल्ट कम्युनिटी को कवर करते हुए एहतियात रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर BS जोधा जी, तो सर यही बताइए, जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको हम कैसे इस वायरस से बचाएं, पहला सवाल। और दूसरा, एक कहावत है कि भाई दुर्घटना से देरी भली, हम दुर्घटना देख के आ चुके हैं, क्या हमें एहतियात के तौर पर तमाम वो प्रोटेक्शन अपनाने चाहिए जो हो सकता है 2 महीने 4 महीने बाद अपनाने पड़ जाए? क्या अभी से हम वो कर सकते हैं? जी, ये इस तरह का काम है जहां इस मौसम में जब ट्रांजिशन का टाइम रहता है और मौसम बदलता है तो वायरस एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो और बच्चे और बुज़ुर्ग, जैसा डॉक्टर साहब ने पहले फरमाया कि इस तरह की चपेट में आने की उनकी गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो हमें शुरुआती तौर पे ये समझना चाहिए कि जो लक्षण हमने पुराने कोरोना वायरस के टाइम में देखे, करीब करीब हर साल फ्लू के रूप में हम इसको देखते रहते हैं और ये इसी तरह का वायरस है। इसलिए इसमें इस तरह की घबराहट जायज़ नहीं है कि हम इससे बहुत ज़्यादा घबराहट से रहें और मरीज जो जनता है उसमें भी इस तरह की घबराहट रहे। पर तैयारी हमारी पूर्ण होनी चाहिए और जिस तरह के बचाव हमने कोरोना के टाइम में रखे हैं वही बचाव अगर हम रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इसकी सीवियरिटी इतनी नहीं रहती जिसके कारण किसी तरह की जनहानि हो। नहीं, लेकिन BS जोधा जी, तैयारी है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना जब आया था तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कहा जा रहा था। फेज 1 के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं था, लेकिन फेज 2 के अंदर जो कहर बरपाया गया वो सबने देखा और उसके पीछे का कारण था कि कोरोना का जो स्ट्रेन है, जो स्वरूप बदल गया था। क्या इस वायरस के साथ ऐसा हो सकता है?
म्यूटेशंस तो सभी वायरसेस में पॉसिबल हैं और म्यूटेशंस के साथ में तैयारियां हमारे वैज्ञानिक उसी हिसाब से करते रहते हैं और जब कभी उनको इस तरह का लगेगा तो वो वैक्सीन की तैयारियां भी उसी दिन से शुरू कर देते हैं जब उन्हें ये वायरस प्राप्त होता है। तो जब कभी ऐसी खबर रहती है तो ये तैयारियां शुरू हो गई है और सभी स्तर पे इसका की नज़र रखी जा रही होगी और जहाँ जहाँ जिस सेक्टर के अस्पताल हैं उनकी तैयारियां भी रहती है कि ILI के जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बातचीत से और जानकारी देते रहें और साइनेजेस लगा के उनको आगाह करें कि इन चीज़ों से आप रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की भयभीत होने की ज़रूरत है। अजय सिंह जी, क्योंकि हमने एक अच्छी चीज़ की है, हमारी जो मेडिकल सर्विसेज है वो कोरोना के बाद बेहतर से बेहतरीन हुई है और जो ऑक्सीजन का क्राइसिस हमने कोरोना के फेज में देखा फिलहाल वो नहीं है। तो वो भी हम एक अपना प्लस पॉइंट मान सकते हैं कि अगर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो उसके लिए हम पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, जहां तक कोविड जैसी महामारी का जो प्रबंधन था उसको देखते हुए प्लस जो स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाहे ICU बेड्स की बात कर लें, चाहे जनरल बेड्स की बात कर लें, चाहे ऑक्सीजन की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, आपने देखा होगा कि जो फैसिलिटीज़ कोविड पेंडेमिक के अंदर जो डेवलप हुई उसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रदेश का पूरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आज किसी भी तरह के पेंडेमिक को फेस करने के लिए तैयार है। जहां तक इस पर्टिकुलर HMPV वायरस की अगर मैं बात करूं तो इसकी इस स्टेज के अंदर कोई ऐसी पैनिक स्टेज क्रिएट हो, वो डिपेंड करेगी कि चाइना जैसी कंट्री एक्चुअल स्थिति किस स्तर पर वर्ल्ड वाइड शेयर करती है। वहाँ के वास्तविक डेटा हमने कोविड में भी देखा कि वो उन्होंने छुपाया था, कुछ दिन आए उसके बाद वो आना बंद हो गए। तो एक्चुअल सीवियरिटी ऑफ डिजीज, किस तरह का स्ट्रेन है, किस तरह की वहाँ की क्लिनिकल स्टेज के अंदर कम्युनिटी सरवाइव कर रही है, कितना वहाँ पॉपुलेशन अफेक्टेड है, जब तक ये वायरस कितना म्यूटेट कर चुका है, कितना वायरस का म्यूटेशन है, किस तरह का स्ट्रेन है, ये शेयर इंफॉर्मेशन जब तक चाइना जैसी कंट्री WHO के साथ नहीं करेगी और WHO के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड वाइड जब तक विजिलेंट नहीं होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें अपने स्तर पर विजिलेंट होने की आवश्यकता रहेगी। सुरेश गर्ग जी, अब बताइए सर, सेंटर में आपकी सरकार है, हम क्या मान रहे हैं और देश को क्या संदेश है? भाई डरना है, नहीं डरना है, हम कुछ एहतियात बरत रहे हैं, नहीं बरत रहे? जिन देशों के साथ ये वायरस अभी कनेक्शन में है, वहां फैल रहा है, वहां फ्लाइट का जो संचालन है वो रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं? एयरपोर्ट्स पर हम कुछ अलग से तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो महानिदेशक है डॉक्टर अतुल गोयल जी ने भी कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है और ये 2001 से ये वायरस मौजूद है। तो सुरेश जी, वायरस तो 400 साल से मौजूद है, पहले चिड़ियों में था, अरे तो अब चीनियों में है और चीनियों से देश में है और दुनिया में है। हिंदुस्तान में जितना बढ़िया इलाज हुआ, जितने फास्ट काम हुआ ना, पूरे विश्व में कहीं पे नहीं हुआ, ये भी मान लो आप। इसलिए आप ये चीजें मत कहो कि पूरा हिंदुस्तान और पूरा राजस्थान सजग है। यहाँ पर भी चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों को सबको निर्देशित कर दिए हैं, कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में 5 लैब है, 5 लैब अवेलेबल है, जो भी कोई होगा उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। कहीं पे किसी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सबको निर्देश दे रखे हैं चिकित्सा अधिकारियों को कि भाई जहां भी कोई भी समस्या है तुरंत उस पर सहयोग करे, कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है, न हिंदुस्तान में न राजस्थान में। हमारे पूरी चिकित्सा व्यवस्था सजग है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, सब सजग है। ये एक श्वसन का एक है, छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में होता है। 2001 से डॉक्टर अतुल गोयल जी का खुद का स्टेटमेंट है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, फिर भी एहतियाती तौर से अपन को बचाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार सजग है, सरकार सजग है, कहीं पे भी कोई कोताही बरती नहीं जाएगी इसमें। इसको सरकार पेंडेमिक की तरफ देख रही है या एपिडेमिक की तरफ देख रही है? देखिए, अभी राजस्थान में एक केस आया है, वो उसका इलाज अहमदाबाद में चल रहा है और वो भी इतना सीरियस नहीं है, रेगुलर उसका मॉनिटरिंग हो रही है, इसलिए ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, कहीं पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहां भी है पूरी मॉनिटरिंग हो रही है सरकार की तरफ से। भरत मेघवाल, क्योंकि मैं यहां आपको अपोजिशन के तौर पर नहीं, सरकार के सपोर्टिव के तौर पर देख रहा हूं, कोरोना से जो हमने सीखा है उसमें विपक्ष की भूमिका हम क्या माने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान? विजेंद्र जी, देखिए, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें सतर्क रहना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए। कोरोना के समय हमने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी ने पहले से सचेत किया कि इस देश में कोरोना आ सकता है, हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्वास्थ्य को हम
डेवलप करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसकी अवहेलना की। लेकिन राजस्थान में जो गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने पहले से प्रोएक्टिव होते हुए सारी व्यवस्थाओं को सुचारू किया और इसी का परिणाम निकला कि भीलवाड़ा मॉडल इंटरनेशनल लेवल तक प्रशंसा प्राप्त करी। और राजस्थान ने जिस तरीके से कोरोना में व्यवस्थाएं की वो पूरे देश के अंदर आयाम स्थापित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी बखूबी प्रशंसा भी की। और अभी हम जिस वायरस की बात करें विजेंद्र जी, एक चीज हमें यह भी सोचनी पड़ेगी, अभी मौसम है सर्दियों का और इस सर्दी के मौसम में बच्चे जिन्होंने निमोनिया होता है, अस्थमा के पेशेंट, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, उन्हें बहुत ही सीवियर अटैक आ सकते हैं। और हमने कोरोना के बाद देखा है कि किस तरीके से हार्ट अटैक और पैरालिसिस और जो ब्लॉकेज बना वो किस तरीके से इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर हमें देखने को मिला। मैं आशा करता कि अगर राजस्थान सरकार इसके प्रति एडवाइजरी जारी करती और प्रोएक्टिव होती, लेकिन आपने और हमने सबने देखा है विजेंद्र जी के राजस्थान में जब से भजनलाल जी की पर्ची सरकार एडवाइजरी में क्या चाहिए बताइए भैया। एक मिनट साल तक कौन सी थी बाड़ेबंदी की सरकार थी ना, 5 साल तक तो 5 स्टार होटलों में थे ना, अब 5 साल तक बाड़ेबंदी में थे ना। और भीलवाड़ा मॉडल की बात करते हो तो राजस्थान में लागू कर लेते हैं, आप राजस्थान में लागू कर लेते ना उस भीलवाड़ा मॉडल को, राजस्थान में संभाल लेते ना। इसलिए भैया बुराई करने की जरूरत नहीं है। भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो कुछ कहा ही नहीं भाई सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी अभी तो 1 मिनट भाई, भरत 1 मिनट, भरत नहीं 1 मिनट भाई, सुरेश गर्ग साहब, 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 सुरेश गर्ग साहब एक बार सुनिए तो सही भाई। पहले तो ये नॉन पॉलिटिकल डिबेट है सर, सुरेश गर्ग साहब, नॉन पॉलिटिकल डिबेट है, जागरूकता से जुड़ी डिबेट है। सुनिए मेरी बात, अरे भाई सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं सब तरीके से, भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। भाई 1 मिनट भाई, सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब भाई सुनिए तो सही। भरत 1 मिनट भाई, भरत आप कह रहे हैं एडवाइजरी जारी होनी चाहिए, चलिए बताइए क्या होना चाहिए एडवाइजरी। अगर प्रदेश में, मैं मेरी बात कंप्लीट कर लूं, अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग होती तो पौन घंटे तक डीजल की कमी से आईसीयू और ओटी के अंदर लाइट नहीं जाती, एक जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं होता, मत जाइए वहां तक, गेट नहीं खोला, भरत मत जाइए वहां तक, भरत मत जाइए। 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट भाई, भरत मत जाइए वहां तक। मैं यहां नया नहीं हूं और राजस्थान की आवाम भी नहीं है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वेंटिलेटर कहां चले गए थे, उनको बहुत अच्छे से पता है कि सेंटर ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की थी। सुनिए मेरी बात, कोरोना में जो उपलब्धियां आप ले रहे हैं ना, आपने ऑक्सीजन मीटर लगाए नहीं थे, कुछ नहीं किया था, बाद में आप जागे थे। लेकिन मैं वर्तमान स्थिति पर बात कर रहा हूं। 1 मिनट भाई, दूध का जला बिल्कुल सही कह रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन डेवलप कर दी थी, अगर आपकी सरकार होती तो पता नहीं। अरे सर देश ने सब देखा। 1 मिनट, भरत मेघवाल, भरत मेघवाल, भरत मेघवाल, 1 मिनट भाई, 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब भाई, आप दोनों चाह रहे हैं कि आपको डिबेट से बाहर कर दें, आप दोनों चाह रहे हैं। एक हेल्दी डिबेट है सर, जागरूकता से जुड़ी डिबेट है। आप अगर दोनों नहीं, मेरी बात सुनिए भरत, भरत मेरी बात सुनिए। अमूमन मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता भरत। 1 मिनट भरत, सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, बाड़ेबंदी की सरकार कुर्सी बचा, सुरेश गर्ग साहब 1 मिनट, भरत नहीं, भरत और सुरेश गर्ग साहब। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद कहा है कि चिकित्सा मंत्री के लिए क्या आरोप लगाया था, किस तरीके का आरोप लगाया था सुरेश गर्ग साहब। भरत जी क्या दोनों के अंदर दिल है या नहीं है, दोनों में दिल है या नहीं है सर? एक जागरूकता की डिबेट है। अगर मैं क्लियर कह रहा हूं सर, मैं नहीं कहता नॉर्मली, अगर आप दोनों को हेल्दी डिबेट नहीं करनी है आप प्रोग्राम से जा सकते हैं, मैं तीनों डॉक्टर के साथ डिबेट कर लूंगा सर। नहीं सर प्लीज प्लीज सर, मैं क्या कह रहा हूं भरत, मैं क्या कह रहा हूं भरत, मेरा एक सेकंड महत्वपूर्ण है मेरे आवाम के लिए, मेरी जनता के लिए। अगर आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी आप भी जा सकते हैं सुरेश जी, आप भी। ये डिबेट जनता के लिए है, ये जनता के लिए डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट नहीं है सर। डॉक्टर BS चौधरी जी, क्या हम पूरे तरीके से तैयार हैं सर? क्योंकि मैं व्यक्तिगत मान रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाकई में अगर थोड़ा भी डर है तो सतर्क रहने की जरूरत तो है। जी सर, सतर्कता सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए और उसके साथ में तैयारियां वैसी ही होनी चाहिए और सतर्कता पूरी तरह से हम सजग हैं। मेडिकल कॉलेज के स्तर की बात करूं तो हमारे यहाँ पे कम से कम 4,500 बेड्स का हॉस्पिटल है। हमने सभी अस्पतालों में कोविड के दौरान जो व्यवस्थाएं की थी उसके हिसाब से हमारे पास में जी 500 से। सर आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है, एक बार उसको चेक कराते हैं। तब तक अजीत सिंह जी, कोरोना के बाद हिंदुस्तान में हर आदमी की दैनिक दिनचर्या में बड़ा बदलाव आया।
वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुआ है, वो खान पान के प्रति जागरूक हुआ है, वो अपने इम्यून सिस्टम को लेकर जागरूक हुआ है। तो मैं व्यक्तिगत मान रहा हूं कि जो हिंदुस्तान 2020 में था, 2019 में था, 2025 का हिंदुस्तान वो किसी भी तरीके से नहीं है। तो इसको भी हम प्लस पॉइंट मान सकते हैं खुद के लिए। बिल्कुल, जिस ढंग से पेंडेमिक ने एक बहुत बड़ा लेसन हमारे को पूरे वर्ल्ड वाइड और इवन कम्युनिटी को दिया है, उसको देखते हुए आप देखेंगे कि अब चाहे किसी भी तरह की कोई डिजीज़ को लेके पब्लिक अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि सीजनल डिजीज़ का सीजन नहीं होते हुए भी लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। ठीक बात। लोगों की जेबों में सैनिटाइजर्स है, लोग क्राउड्स को अवॉइड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सोशल डिस्टेंसिंग वो सफ़र हो रही है। तो पब्लिक के अंदर जिस ढंग की एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करने की नेचर पिछले चाहे वो 2020 से बात कर लीजिए, अब तक हमें देखने को मिल रही है। हम केवल ये इसी को एंडोर्स करके स्ट्रेंथन करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो वायरस का पैनिक एक वर्ल्ड वाइड क्रिएट करने की हो सकता कोई साजिश हो, या हो सकता एक्चुअल में पर्दे के पीछे आने वाले दिनों में हमें और भी किसी भी तरह के स्ट्रेन की आइडेंटिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चूंकि हर एक प्रोटोकॉल के तहत जैसे ही सर्दी का सीजन आता है ILI का OPD स्टार्ट कर देता है। हमें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑलरेडी जो स्ट्रेंथन है उसको एक मॉनिटरिंग करते हुए हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आप देखिए कि बड़े बड़े कॉलेज इवन CSC PSCs पर मॉक ड्रिल्स की जा रही है कि आपके ऑक्सीजन प्लांट प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके पास दवाओं की उपलब्धता क्या है, ये चल रही है। तो उसको देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। जनता के सहयोग की हम जो अपेक्षा करते हैं वो हमें समय समय पर मिलता रहता है। एक केवल कनेक्टिविटी की बात है कि कोई वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, थोड़ी एक अवेयरनेस, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो जाए चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो जाए, हमें आपस में सोसाइटी में एक मिलजुल कर टीम की तरह काम करके इसको पैनिक स्टेज को ओवरकम। ठीक है डॉक्टर SD शर्मा जी, अजीत सर ने एक बड़ी बात कही कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या चाइना असली हकीकत बता रहा है, वहां की एक्चुअल स्थिति बता रहा है, वहां जो केसेस आए हैं उसमें कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया गया, शरीर पर कितना इंपैक्ट हुआ, वो इंपैक्ट कितना डेंजरस है, क्या वो रिपोर्ट सही तरीके से साझा कर रहा है? देखिए, अभी तक तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कोई वो साझा कर रहा है। ये हमको आंकलन करना पड़ेगा खुद को ही कि भी जैसे और वायरस है, RNA वायरस, रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस, हमको तो हमारी जनरल प्रिकॉशन से लेनी है। और अगर इसमें गंभीरता होती है कम लोगों में, कम बच्चों में, हमारे बच्चों में तो बहुत कम होती है, 5 से 6% बच्चे जो इस वायरस से HMPV वायरस से न्यूमोनिया में ग्रसित हो जाए वो सीरियस होते हैं। बाकी अदरवाइज मेजॉरिटी 95% फ्लू की तरह की सिम्टम होते हैं। इसमें जुकाम, खांसी, बुखार, पानी आना, तो इन सब का वो जो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो जिनके खान पान में गड़बड़ है या जो माल नरिश्ड हैं या उनको किसी अन्य कोई दूसरी बीमारी है, साथ में एस्थमा है, उनमें हमको खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है SD शर्मा जी, कोई प्राइमरी रिपोर्ट अभी तक साझा हुई है? जो 3 केस हमारे यहाँ आए हैं, 2 कर्नाटक में, 1 अहमदाबाद में, उनमें बच्चों पर कितना असर है, कोई प्राइमरी रिपोर्ट शेयर हुई? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कोई साझा हुई। जनरल सब कोई नहीं हुई अभी तक। ये जनरल जो प्रिकॉशंस होती है वायरल इन्फेक्शन की वही ली जा रही हैं। और मैं भी ये चाहूँगा कि सबको ये ध्यान रहे कि घबराने की बात नहीं है। इसमें वायरल इन्फेक्शन जैसा कि फ्लू वायरस, ये वायरस नो डाउट कि काफ़ी सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। 2001 में तो एक्सीडेंटली वहाँ नीदरलैंड में डिटेक्ट हो गया था ये, इसीलिए उसको बताना पड़ा। इसमें भी प्रोटीन लेयर्स हैं, RNA की हैं, कई लेयर होती है, उनमें म्यूटेशन हो सकता है। वो हमको ध्यान में रखना है। बीइंग साइंटिस्ट, बीइंग डॉक्टर्स, हमें हम पहले पेंडेमिक देख चुके हैं कोविड का, हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें भी ठीक है। अजीत जी, सवाल इसी से जुड़ा मेरा आपसे है कि हमने देखा था कोरोना के फेज में भी सर्दी जितनी एक्सट्रीम हो रही थी, वायरस उतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा था। जबकि पहले कहा यह गया था सर्दी जितनी ज्यादा होगी वायरस उतना कम स्प्रेड होगा, क्योंकि ये एयर टू एयर ट्रेवल कर रहा था। और सर्दी में एयर ट्रेवल बहुत कम होता है क्योंकि कंडेंस होती है एयर, तो उसके बिल्कुल उल्टा था। क्या उसी तरीके से इसमें भी हो सकता है कि सर्दी जितनी बढ़े इसके चांसेस बढ़ जाएं? डेफिनेटली जो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए आप देखेंगे कि एक जो पेशेंट होता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, चाहे HMPV से इन्फेक्टेड हो,
उससे जब वो खांसी करेगा तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से वायरसेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा एक वो हथियार के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि हम मास्क यूज़ करें तो शायद हम अपने तक डिजीज़ को एक लिमिट कर सकते हैं। सिमिलरली सर्दी के साथ अगर सर्दी जुकाम खांसी फीवर सोर थ्रोट रनिंग नोज के सिम्टम्स बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने स्तर से स्वयं के स्तर से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। आपको खुद को अपना एक प्रिकॉशन के साथ साथ अपना सैनिटाइजेशन, अपना मास्क, अपनी डिस्टेंसिंग, अपना होम आइसोलेशन लिमिटेडली आप क्योंकि खुद ऑलरेडी अवेयर हैं इस चीज़ से तो आपको स्वयं को ध्यान रखते हुए कम्युनिटी को सेव किया जा सकता है। सर क्योंकि मेरे पास अब कम वक्त है, एक और सवाल, जैसे कोरोना को टेस्ट करने के लिए किट हुआ करती थी, क्या इसको टेस्ट करने के लिए भी कोई किट है? चूंकि ये आरएनए वायरसेस है ऑलरेडी, ये जो बायोफायर टेस्ट है उसके अंदर ऑलरेडी ये लिस्टेड है, इसका टेस्ट ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं वो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि टेस्ट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ऑलरेडी हमारे पास में सारे संसाधन है। एडवांस माइक्रोबायोलॉजी लैब। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, बताइए जरा कि हम कैसी प्रिकॉशंस रख सकते हैं, कहीं की कोई डरने वाली बात नहीं है, आप जिंदगी को जिए। देखिए चिकित्सा मंत्री जी ने यहाँ पे सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि भाई जहाँ भी है कोई चिंता वाली बात नहीं है, संभाल के रखने के वाली। और फिर राजस्थान में 5 लैब है, 2 जोधपुर के अंदर है, एक बीकानेर में है, एक जयपुर में और उदयपुर में। तो जहाँ भी कोई इस तरह की बात आती है तो टेस्ट कराने के लिए हर अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है कि कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसका इस्तेमाल। हम तैयार हैं। हाँ, राजस्थान की सरकार तैयार है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भरत अब मुझे बताइए, अगर आप एडवाइजरी की बात करें तो बताइए क्या क्या सुझाव देंगे, सुझाव से। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि जो मौसम है वो अभी सर्दी का मौसम है, खासकर जो अस्थमा के पेशेंट है उनके लिए अलग से कोई आपने ओपीडी की व्यवस्था करी। आप ऐसे में इसमें देखिए कि किस तरीके से लोग जाते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति होगा, अगर वह किसी के साथ छींकने से, खांसी से, व्यवस्था अस्थमैटिक के लिए अभी आपने कहा कि 5 लैब है 32 जिलों में, मात्र 5 लैब से क्या आप लगता है सफिशिएंट है? डायलिसिस की 32 से ज्यादा मशीनें है। विजेंद्र जी खराब पड़ी, हम ये कह रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं कि आज सरकार की क्या हकीकत है। फिर देखिए इनने क्या किया बता दीजिए मेरे को, फिर बता दीजिए। आप काम नहीं कर रहे थे आपके टाइम में, बता दीजिए 5 साल में क्या किया था आपने, बता दीजिए। हमने तो फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश गर्ग जी, भरत जी आपका भी शुक्रिया, BS जोधा जी, अजीत सिंह जी और SD शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। नेताओं को मत सुनिए, आप सिर्फ डॉक्टर्स को सुनिए और डॉक्टर कह रहे हैं कि सतर्कता बरतिए, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई पैंडेमिक नहीं है। नमस्कार। There's no fatalities in this, and people get it, and they are affected for a few days, and it passes on.